जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आप शायद पैकेजिंग को एक बोरिंग बिजनेस समझते होंगे, लेकिन सच बात यह है कि पैकेजिंग कंपनीज ही डिसाइड करती हैं कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट प्रीमियम दिखने वाला है और कौन सा एवरेज। जो भी लोग इस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो क्वाइटली इंडिया की अल्कोहल, एफएमसीजी, परफ्यूम्स और फार्मा सेक्टर की बैकबोन बन चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं एजीआई ग्रीनपैक की, और इसका बिजनेस मॉडल आपको सरप्राइज भी कर सकता है। दोस्तों, एक डिमांडिंग एनालिसिस है जो हमारे सब्सक्राइबर से ही हमको कमेंट्स में मिला है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी का कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फ्यूचर एक्सपेंशन, और साथ में शेयर करने वाले हैं इसके नंबर्स। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी हम शेयर करने वाले हैं। कहाँ पर कंपनी को रिस्क हो सकता है और कहाँ पर कंपनी बेनिफिट ले सकती है फ्यूचर में। तो एक कंप्लीट एनालिसिस हम करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो सबसे पहले समझते हैं इस कंपनी के बिजनेस को। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया मोस्ट प्रॉफिटेबल ग्लास पैकेजिंग लीडर है। दोस्तों, ये कंपनी इनिशियली फेज में स्टार्ट हुई थी ग्लास कंटेनर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। करंट सिचुएशन देखी जाए तो इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो सर्व करते हैं मार्केट ग्लोबल एंड इंडियन ब्रांड्स को। उसके साथ में कंपनी बाद में पॉलीमर के सेगमेंट्स में, मतलब इन्होंने सिक्योरिटी, कैप एंड क्लोजर्स, जो आपने बोटल्स के ऊपर ढक्कन देखे होंगे, इस टाइप के सेगमेंट की ये बात कर रहे हैं। एंड देन कंपनी एंटर हुई पैट बोतल के सेगमेंट में। बहुत ही बड़ा सेगमेंट है पैट बोतल का। आप जितनी भी बोटल्स, प्लास्टिक बोटल्स यूज कर रहे हैं, उसमें काफी बड़ा रेशियो पैट बोटल्स का होता है। रिसेंटली कंपनी ने एंटर किया है एक न्यू बिजनेस में, जो है एल्यूमिनियम कैंस को मैन्युफैक्चरिंग करने का। दोस्तों, ग्लास कंटेनर कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो अल्कोहल जो कंपनी बनाती है उनके लिए एक एल्यूमिनियम कैन एक अच्छा खासा मार्केट वहां से ये लोग लेकर आ सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने एल्यूमिनियम कैंस की मैन्युफैक्चरिंग में फाइनली एंटर किया है, जो फ्यूचर में इनके बिजनेस की ग्रोथ में काफी अच्छी हेल्प कर सकता है। क्योंकि इस टाइम पर अगर देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल 4 सेगमेंट में काम कर रही है, जिसमें ये लोग ग्लास कंटेनर, क्लोजर्स, उसके साथ में पैट बोटल्स एंड फाइनली एल्यूमिनियम कैंस, काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, इसके अंदर भी एंटर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें समझने के लिए हमको पहले जानना होगा कि कंपनी का पास्ट क्या था, क्योंकि पास्ट से क्लैरिटी होती है कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ की है और फ्यूचर में क्या ग्रोथ हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो 1981 की बात करें तो कंपनी ने एक्वायर किया था एसोसिएटेड ग्लास इंडस्ट्री को। यहां से कंपनी फाइनली स्टार्ट हुई थी। उसके साथ में 2011 में इन्होंने गार्डन पॉलीमर को एक्वायर किया, जहां पर इन्होंने पैट बोतल के बिजनेस में लोग एंटर हुए। और 2012 में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ग्लास कंटेनर की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया है। और 2018 को अगर आप देखेंगे तो ये फाइनली एंटर होते हैं क्लोजर बिजनेस के अंदर। काफी बड़ा मार्केट है जिसमें ये लोग सिक्योरिटी, कैप्स एंड क्लोजर बिजनेस के अंदर फाइनली एंटर हो जाते हैं। और 2023 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर था इनका 2023, जहां पर ये एंटर होते हैं स्पेशलिटी ग्लास के सेगमेंट में। मींस ये लोग परफ्यूमरी एंड कॉस्मेटिक मार्केट के अंदर भी अपनी जगह बनाते हैं। उसके बाद 2025 का टाइम आता है जहां पर ये अनाउंस करते हैं 500 TPD ग्रीनफील्ड प्लांट, जो कि एड्रेस होने वाला है नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया के लिए। और 2025 में अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्होंने हाई ग्रोथ एल्यूमिनियम कैन के सेगमेंट में, क्योंकि कैन का जो सेगमेंट है ना वो फ्यूचर में कंटिन्यूसली ग्रो होने वाला है, उसके अंदर मार्केट में, मीन्स ये ऑलरेडी बोतल कंटेनर के सेगमेंट में थे, कैन के सेगमेंट में एंटर होना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फाइनली ये 2025 में इस सेगमेंट के अंदर भी एंटर हो जाते हैं। ये था कंप्लीटली पास्ट कंपनी का, जिसमें हमको साफ देखने को मिलता है कि कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को किस तरीके से इंप्रूव किया है। एक अकेले गिलास के बिजनेस से स्टार्टिंग की थी कंपनी ने, और धीरे धीरे पैट बोटल्स, साथ में क्लोजर्स, उसके साथ में अपनी स्पेशलिटी को इंक्रीज किया और फाइनली कैंस के सेगमेंट में एंटर हुए। फ्यूचर में पता नहीं किस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर सकती है, लेकिन ये जो पाथवे है ये काफी ज्यादा पॉजिटिविटी रखता है। दोस्तों, जो भी चीज अभी तक हमने डिस्कस की है वो सारी की सारी इसके बिजनेस को रिलेट करती हैं, लेकिन हमको कंपनी की कैपेबिलिटीज के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्लास पैकेजिंग के सेगमेंट में 3 प्लांट है कंपनी के पास, जो 740 टन पर डे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तेलंगाना में ये प्लांट है, दूसरा प्लांट भी तेलंगाना में और तीसरा प्लांट भी तेलंगाना में है, जहां पर इनकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली धीरे धीरे इंप्रूव हुई है। और 2025 में जो स्पेशलिटी ग्लास फैसिलिटी है उसको इन्होंने 160 टन पर डे ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट,
कैप्स एंड क्लोजर वाला जो सेगमेंट है जो स्टार्ट हुआ था, बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस बिजनेस में इनको देखने को मिली है, जहां पर ये लोग 1154 मिलियन पीसेस पर एनुअम बना सकते हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग की बात करें तो कंप्लीटली 12,000 टन्स पर एनुअम का कंजप्शन है कंपनी का, जहां पर ये लोग कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तराखंड में अपनी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और अगर इंडस्ट्री की बात करें कि ये किन इंडस्ट्री को ये लोग अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लास पैकेजिंग की, जो ये लोग बेवरेजेस, लीकर, वाइन्स, बियर, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, हॉस्पिटैलिटी, परफ्यूम्स, इन सारी कंपनीज को ये लोग अपने ग्लास पैकेजिंग के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। कैप और क्लोजर्स की बात करें तो ये लोग लेकर इंडस्ट्री को भी देते हैं, स्प्रेड्स, फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स कंपनी को भी प्रोवाइड कराते हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग का पूरा सेगमेंट देखेंगे तो ये भी कंप्लीटली सिमिलर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। दोस्तों एजीआई ग्रीन पैक एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है। कंपनी को अगर आप देखेंगे तो इनका जो बिजनेसेस है वो 500 प्लस डाइवर्सिफाई इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के साथ इनका बिजनेस होता है। वो अलग अलग सेगमेंट से हैं, चाहे वो आप देख सकते हैं डाबर अलग सेगमेंट से चलता है, उसके साथ में रैकेट जो अलग सेगमेंट में है, नेस्ले फूड सेगमेंट में आ जाता है, डॉक्टर रेड्डी फार्मा के सेगमेंट में आ जाता है। तो कंप्लीटली बिजनेस डाइवर्सिफाई है, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। अगर इनके कस्टमर ब्रांड देखेंगे तो बहुत बड़ी ब्रांड्स के साथ ये लोग बिजनेस करते हैं। कोरोना, किंगफिशर, वाइन के सेगमेंट में ऑलरेडी काम करते हैं, नेस्कैफे, मैगी, ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए ये लोग अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। मतलब कंपनी के पास जो एक होता है ना रिस्क होता है कि भाई आपकी जो डिपेंडेंसी है वो लिमिटेड कस्टमर्स के पास है, तो वो इनके पास तो नहीं है। यहाँ पर कंपनी एक प्लस हैंड रखती है कि कंपनी का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाई है और प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग कंपनीज को सप्लाई होते हैं। दोस्तों इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 4,753 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और कंपनी ने 52 वीक में 1000 के प्लस का हाई बनाया था और 599 ऑलमोस्ट 600 का लो बनाया है। कंपनी का पी 13.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू 343 की है। दोस्तों ये सब नंबर देखकर कंपनी ज्यादा एक्सपेंसिव जोन में तो नहीं लगती है। दोस्तों अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके चार्ट प्राइस को। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम चार्ट केवल कुछ रीजंस की वजह से, कुछ चीजें आपको समझाने की वजह से ही ओपन किया है। तो अगर आप देखेंगे 2006 से लेके 2018-2020 तक का चार्ट, तो एक रेंज में ही स्टॉक मींस इसका प्राइस घूमता हुआ देखने को मिला है। कभी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, मींस एक कंप्लीटली रेंज थी 50 to 100 के प्राइस के आसपास कंप्लीटली स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मतलब इस पूरे टाइम जोन के अंदर कोई मीनिंगफुल रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बने थे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भाई इतने सालों में ये मीनिंगफुल रिटर्न्स नहीं बने हैं, मीनिंगफुल बिजनेस नहीं हुआ है। ये 5 सालों के अंदर, पिछले 6-7 साल के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न्स बना कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं 2020 के आसपास 40-50 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था और यहाँ से 1200 की रैली एक मल्टीबैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं इस इन्वेस्टर को। तो ये जानना, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो टाइम जोन था ना, इसके बीच में बिजनेस चल रहा था, कंपनी चल रही थी, नंबर्स आ रहे थे, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी हो रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे। और इसके साथ साथ कंपनी ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की थी, मीन्स जैसे कि एक्सपेंशन, कोलैबोरेशन, एक्विजिशन, जिसकी वजह से कंपनी की कोई फ्यूचर गाइडलाइन क्लियर होती हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन 2020 के बाद ऐसा क्या हुआ कि कंपनी इतना ज़्यादा चेंज हुई, तो इस स्टोरी को भी थोड़ा समझते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। लेकिन इसको समझने के लिए आपको कंपनी की हिस्ट्री को वापस से देखना होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2018 में जो कंपनी ने लॉन्च किया था अपना क्लोजर बिजनेस, देखो आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन आपका अगर पोर्टफोलियो जो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, तो आपको नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी जल्दी मिल सकती हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने एंटर की क्लोजर बिजनेस में, लेकिन ये क्लोजर बिजनेस कंपनी का कोई ज़्यादा बिजनेस, बड़ा बिजनेस नहीं आता इससे, ये हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन 2019 से 22 के बीच में कंपनी ने जो फोकस किया है ना भाई अपनी पैकेजिंग यूनिट्स के ऊपर, अपना जो स्पेशलिटी थी कंपनी की ग्लास पैकेजिंग, उसके ऊपर जो काम किया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कंपनी ने मार्केट को दिखाया कि पैकेजिंग की डिमांड कितनी ज़्यादा हो सकती है, पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट को कितनी ज़्यादा रीच मिल सकती है। इस चीज़ को कंपनी ने अपनी एक्सप्लोर किया और
2023 में कंपनी ने स्पेशलिटी गिलास के सेगमेंट में एंटर हुए, जिसमें ये लोग परफ्यूमरी कॉस्मेटिक्स के सेगमेंट में एंटर हुए। ऑलरेडी कंपनी का बिजनेस वाइन के सेगमेंट में, बियर बॉटल के सेगमेंट में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ये एंटर हुए, यहाँ से कंपनी के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखने को मिला। कंपनी का बिजनेस क्या, नंबर्स ही हमको चेंज होते हुए देखने को मिले, वो हम आगे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चार्ट को समझाने का मतलब केवल इतना सा ही था कि कोई भी कंपनी मल्टीबैगर जब बनती है ना, वो ओवरनाइट नहीं बनती है। पहले बिजनेस साइलेंटली प्रिपेयर होता है, फिर नंबर्स बोलना शुरू करते हैं और सबसे एंड में स्टॉक प्राइस भागता है। और जब वो भागता है ना, तो मतलब सब नहीं पकड़ पाते उस चीज को। तो जिसने चीज को समझा कि भाई कंपनी किस, इसलिए मैं कहता हूं कि आप रेगुलर्स अपडेट रहिए कि कौन सी कंपनी न्यू एक्विजिशन कर रही है, किस बिजनेस में जा रही है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है और उसकी लेगेसी क्या है। ये सारी चीज़ें, जो कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो बहुत सी एसएमई कंपनी है जो लिस्टेड होती हैं, लेकिन और जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो उसमें ट्रैप में आ जाते हैं और काफ़ी बड़े लॉसेज लेकर निकलना पड़ता है उनको। तो कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है, जो पास्ट है उनका वो भी अच्छा है, तो ऐसे बिजनेस को आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। और अब फाइनली देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 2025 में कंपनी ने सेल्स की थी 602 करोड़ की, और कंपनी का जो ओपीएम था वो 21 to 25% के आसपास काम कर रहा है। नेट प्रॉफिट फाइनली हमको 76 करोड़ का देखने को मिला था। जो जून 2025 से इसकी सेल्स तो घटी थी, लेकिन ओवरऑल ईयर्स के हिसाब से नंबर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त नंबर हमको ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2025 में 2529 करोड़ की सेल्स की थी, जो अपना ऑल टाइम हाई बनाती है। लेकिन इसके प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी सबसे बड़ा प्रॉफिट है इनका, ऑल टाइम हाई पर हमको देखने को मिलता है 322 करोड़ का। दोस्तों जो हम बात कर रहे थे ना चार्ट की, तो वो यहाँ पर हमको थोड़ा देखने को मिल सकता है। 2016 में कंपनी 1900 करोड़ की सेल कर रही थी, और 2017 में 2000 करोड़ की, 2018 में 2200 करोड़ की। लेकिन अगर आप इसके मार्जिन देखें तो 17%, 14%, 12% मीन्स डाउन होते हुए हमको देखने को मिले थे। जहां पर आप देख सकते हैं 1900 करोड़ की सेल्स में नेट प्रॉफिट कितना बना, 116 करोड़ का। लेकिन 2250 करोड़ की सेल्स में कितना नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ, 75 करोड़ का। उसके बाद 2019 में 15 करोड़ का। लेकिन 2020 के बाद यहां पर जो आप नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखेंगे ना, उसी तरीके से इसके स्टॉक प्राइस के अंदर ग्रोथ देख सकते हैं। इन चीज को थोड़ा सा मॉनिटर करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी स्टॉक एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो, तो उस चीज के अंदर देखिए कि उसके प्रॉफिट किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, मार्जिन किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। इन सारी चीजों को जब आप सेल्फ एनालाइज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। दोस्तों हम फिर से बता देते हैं, यहाँ पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से है। और कंपनी की कंटिन्यूअस ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 19% के CAGR से कंटिन्यूसली ग्रोथ होता हुआ हमको दिख रहा है। पीबीटी अगर देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो भी 29% के CAGR से ग्रोथ कर रहा है, और साथ में इविटा वो 25% के CAGR से ग्रोथ कर रहा है। और फाइनली पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी 29% के CAGR से ग्रोथ करता हुआ हमको दिख रहा है। तो दोस्तों ये नंबर देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फाइनली बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहां पर आप देख सकते हैं सितंबर 2023 से सितंबर 2025 का डेटा, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग 60.23% की थी वो कंटिन्यूसली मेंटेन की हुई है। एफआईएस की होल्डिंग हमको इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। 6.68% की सितंबर 2023 में होल्डिंग थी, जो फिलहाल पहुंच चुकी है 7.49% पर। और डीआईएस की होल्डिंग हमको लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। मार्च 2025 में 1% की होल्डिंग थी, जून में 1.51% की, और सितंबर 2025 में 2.22% की होल्डिंग मींस थोड़ी इंक्रीज होती हुई हमको देखने को मिली है। पब्लिक की होल्डिंग, जब इन लोगों की होल्डिंग इंक्रीज होगी तो भाई ऑब्वियसली पब्लिक की होल्डिंग तो डाउन होती ही हमको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कंपनी का अगर आप देखेंगे, एजीआई ग्रीन पैक को देखेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बिजनेस सेगमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है।
और सेल्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। अर्निंग ग्रोथ काफ़ी अच्छी है FY 25-26 की, और साथ में कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल पोजीशन है। मींस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में। तो ये सारे के सारे इनके प्रॉस है। लेकिन दोस्तों अगर इसके रिस्क की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना भी। सबसे पहले आता है इस कंपनी के मींस जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इसके रॉ मटेरियल के प्राइस के अंदर जो वॉलेटिलिटी आती है उसका काफ़ी इंपैक्ट इनके मार्जिन्स पर भी पड़ता है। साथ में हाई कैपेक्स एग्जीक्यूशन कंपनी ने ये रिस्क लिया है। जो भी ये नए सेगमेंट में जाने वाले हैं, अगर सारी चीज़ें पॉजिटिवली होती हैं, फ्यूचर में कंपनी को बिजनेसेस मिलते हैं, उसका बेनिफिट कंपनी को फ्यूचर में लग सकता है। लेकिन अगर करंट सिनेरियो देखेंगे तो हाई एक्सपेंशन तो कंपनी कर रही है, जो इसके नंबर्स पर हमको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। उसके साथ में कंपनी का जो कंपटीशन है वो मतलब डोमेस्टिक कंपनी के साथ तो है ही, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी के साथ भी कंपनी का कंपटीशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो चुका है, चाहे वो चाइना से इंपोर्ट करने वाली बात हो या फिर अदर ग्लोबल मार्केट से। तो दोस्तों अगर मैं अपना पूरा कंक्लूजन निकाल कर दूं तो AGI ग्रीनपैक एक प्रोसेस ड्राइवन कैपेसिटी एक्सपेंडिंग मार्जिन फोकस्ड बिजनेस है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में वॉलेटिलिटी बन सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अपनी स्टडी आप इस पर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और स्टॉक के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपके व्यूज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।